स्टूडेंट, एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पुराने ही सिलेबस में अध्याय फर्स्ट जो आपका राजनीति विज्ञान से है, सत्ता की साझेदारी, उसके अंतर्गत ही पढ़ेंगे। ठीक है। सत्ता की साझेदारी में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से बेल्जियम और श्रीलंका के दो देशों के बारे में इस अध्याय में दिया गया है और उसी के आधार पर हम लोगों ने सत्ता की साझेदारी के बारे में चर्चा किया। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से विक्रम और बैताल के माध्यम से एक लड़का लेबनान का है जो बेरूत में पढ़ता है, उसका कुल नाम है खलील। उसकी जो समस्याएं हैं, जो उसकी उलझन है, उसको उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से लेबनान की राजधानी जो बेरूत है उसमें गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए निर्दोष। उसके बाद जब सरकार बनी तो लोगों ने एक नियम बना दिया कि इस समुदाय का राष्ट्रपति होगा, इस समुदाय का उपराष्ट्रपति होगा और इस समुदाय का प्रधानमंत्री होगा, ताकि सभी जातियों के संप्रदायों के लोगों की जो साझेदारी है वो सत्ता में बनी रहे और जो गृह युद्ध, मनमुटाव, आपसी क्लेश, झगड़े, लड़ाई हैं वो ना हो। ठीक है ना। इसी वजह से टॉपिक जो हम लोग का आज है वो है सत्ता की साझेदारी के रूप में लोग क्या है ये। ठीक है। सत्ता का जो बंटवारा है वो संभव नहीं है, मतलब कि सबको बांट दे। जैसे कोई फल, कोई ज़मीन, कोई खेती बाड़ी या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि चलो थोड़ा थोड़ा सबको दे दिया जाए प्रसाद के रूप में। लेकिन इस समस्या से निजात पाने के लिए जो वहाँ की संविधान निर्माता हैं, वहाँ के लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि बंटवारा तो नहीं हो सकता बच्चों, लेकिन एक ऐसा कोई उपाय किया जाए, जुगाड़ किया जाए कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब ये है कि दोनों लोग खुश रहें, सरकार भी और जनता भी। तो ऐसा किया गया कि जनता को वोट देने का अधिकार दिया गया। जनता के बीच, जनता के आपस के ही कोई व्यक्ति प्रतिनिधि बन के आए संसद में और वो उनके दुखों का, सुखों का, उनकी समस्याओं को, बातें संसद भवन में रखे। ये सारी चीज़ें की गई। तो यही है सत्ता की साझेदारी। ठीक है ना। तो इसी धारणा से निजात पाने के लिए सत्ता की साझेदारी ने क्या लिया, जन्म लिया। और बहुत समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की जो समस्त शक्तियां हैं वह किसी एक व्यक्ति या किसी एक स्थान पर रहने से क्या होता है, व्यक्ति के हाथ में रहनी चाहिए। इस प्रकार इस मान्यता के अनुसार सत्ता की साझेदारी नहीं हो सकती, क्योंकि सत्ता की जो साझेदारी की स्थिति में अवलंब निर्णय लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि जो सामान्य जनता की है वही क्या है, राजनीतिक शक्तियों का क्या है, स्रोत होती है। मैंने पहले भी बताया। लोकतंत्र में जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के सभी वर्ग के विचारों और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक निर्णय लेने चाहिए और होता भी है बहुत सी जगहों पे। अतः वही लोकतांत्रिक शासन अच्छा माना जाता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों की राजनीतिक हिस्सेदारी हो। आधुनिक लोकतंत्र में जो शासन व्यवस्था की सिस्टम है या रूल रेगुलेशन है वो सत्ता के अनेक रूपों में हो सकती है। आइए कुछ हम प्रचलित उदाहरणों को देखते हैं। पहला है, लोकतंत्र में सरकार के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मैंने बताया भी है और फिर मैं बता रहा हूँ। विधायिका का मतलब होता है संसद भवन या विधानसभा। विधायिका का मतलब वह स्थान जहाँ पे कानून का निर्माण होता हो। तो भारत में कानून दो तरीके से बनता है, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर। केंद्र स्तर में जहाँ कानून बनता है उसे संसद कहते हैं। उसमें आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। विधानसभा जो होती है वह राज्यों के अधीन होती है। राज्य होता है उसमें आपका विधानसभा, कहीं विधान परिषद और राज्यपाल होता है आपका।
कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, उसकी कैबिनेट और नौकरशाह होते हैं। नौकरशाह में आपके IAS, IFS, IPS और ये PCS सारे जो उच्च कोटि के अधिकारी होते हैं, हाई लेवल के रैंक के अधिकारी होते हैं, वो सब लेते हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र है, जिसे हम लोग कोर्ट बोलते हैं। हमारे यहाँ त्रिस्तरीय न्यायपालिका की व्यवस्था है, वह स्वतंत्र है, न्यायिक प्रणालोकन की शक्ति प्राप्त है, सरकार पे दबाव डाल सकती है, सरकार से सवाल पूछ सकती है, ये सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ। और क्या है, सबसे बड़ी बात जो है न्यायपालिका में वो हमारे यहाँ है कि वो स्वतंत्र है, सरकार का उस पर कोई अधिकार नहीं है। इन सभी के पास शक्ति होती है तथा परस्पर एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। जैसे मैंने बताया, इसे ही सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। क्षैतिज मतलब बराबर वितरण होता है, कोई ना कम ना कोई ज्यादा होता है। इस प्रकार के बंटवारे से यह निश्चित हो जाता है कि कोई भी अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं कर सकता। सत्ता का विकेंद्रीकरण भी इसी को कहते हैं, यानी सत्ता का बराबर बराबर भागों में या बराबर बराबर क्षेत्रों में बंटवारा होना। इससे ये होता है बच्चों कि कोई भी अंग, कोई भी व्यक्ति निरंकुश तानाशाह नहीं हो सकता या ज्यादा शक्तियां लेके हल्ला शोर नहीं कर सकता। जैसे किसी चीज का 3 भागों में बंटवारा हो और एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति को ज्यादा भाग दे दिया जाए तो क्या होगा, तो ये होगा दूसरा व्यक्ति जो कम पाएगा वो शोर करेगा या जो ज़्यादा पाएगा वो बहुत खुश रहेगा। ऐसा नहीं होता, इसीलिए ऐसे जगहों में क्या होता है, सत्ता की जो साझेदारी होती है बच्चों वो बराबर होती है, ठीक है ना। प्रत्येक अंग एक दूसरे पर निरंकुश यानी लगाम लगाए रहता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के मध्य क्या होता है, संतुलन बना रहता है। 9वीं कक्षा में हम लोगों ने लोकतांत्रिक संस्था के बारे में पढ़ा था, मैंने बताया भी था आपको। कार्यपालिका संसद के अधीन रहकर ही क्या करती है, सत्ता का प्रयोग करती है। कार्यपालिका क्या करती है, विधायिका के अधीन रहती है और उसी शक्तियों का प्रयोग करती है। न्यायपालिका क्या करती है, कार्यपालिका के शक्तियों पर क्या करती है, विधायिका द्वारा जो नियम बनाया रहता है वो उस पर क्या करती है, अंकुश लगाती है। देखा, तीनों लोगों का एक दूसरे से संबंध है। क्या है, संसद भवन या विधायिका कानून बनाती है और वह कानून कार्यपालिका पालन कराती है, और न्यायपालिका जो होती है इन सभी चीज़ों पर नियंत्रण या देखभाल करती है। समझ रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। जबकि कार्यपालिका द्वारा ही न्यायपालिका की नियुक्ति की जाती है, लेकिन फिर भी वह स्वतंत्र होता है। दूसरा, सरकार के मध्य भी सत्ता का बंटवारा भिन्न भिन्न स्तरों में होता है। जैसे हमारे यहाँ त्रिस्तरीय है, केंद्र स्तर पर है, राज्य स्तर पर है और ग्राम या क्षेत्र जिला पंचायत स्तर पे जो होता है वो है, ठीक है ना। जैसे संपूर्ण देश के लिए एक समान सरकार और क्षेत्रीय या प्रांतीय स्तर पर भिन्न भिन्न सरकारें हैं। इसमें संपूर्ण देश के लिए ऐसी सामान्य सरकारें प्रायः संघीय सरकार कहलाती है, फेडरल गवर्नमेंट। जिस भारत में हमें इसे केंद्रीय सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार विभिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती है। भारत में इन्हें राज्य सरकार के नाम से जाना जाता है। सभी देशों में ऐसा बंटवारा नहीं है। बहुत से देश हैं जहाँ प्रांतीय या राज्य सरकारें नहीं होती हैं, लेकिन जिन देशों में इस तरह की व्यवस्था है वहाँ संविधान में यह बात स्पष्ट की गई है कि केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य सत्ता का विभाजन किस प्रकार होगा। इस प्रकार का बंटवारा बेल्जियम में तो हुआ, परंतु श्रीलंका में नहीं हुआ। जो राज्य सरकार से नीचे के स्तर की हैं उनके लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। नगर पालिका और पंचायतें भी इसी प्रकार की इकाई हैं। उच्च स्तर और निम्न स्तर की सरकारें के मध्य सत्ता के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जा सकता है। अगले अध्याय में हम इस विषय में चर्चा करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है, सत्ता की साझेदारी जो होती है विभिन्न सामाजिक समूहों में, मसलन मतलब ऐसे ही भाषा के क्षेत्र में बंटवारा हो जाता है। धार्मिक समूहों के मध्य भी हो सकता है। इस व्यवस्था का एक उदाहरण बेल्जियम की जो सामुदायिक सरकार है वो है। कुछ देशों में संवैधानिक और कानूनी रूप से भी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जिनके द्वारा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों और महिलाओं को विधानमंडलों या प्रशासन में प्रतिनिधित्व किया जाता है। जैसे भारत में
जाति के आधार पर या सामाजिक वर्ग कमजोर के आधार पर क्या किया गया है, दलित वर्ग, ओबीसी को और सामान्य वर्ग में भी ये 10% जो सरकार ने बनाया है उसमें ये किया गया है। ठीक है ना। लोग खुद को शासन से अलग ना समझे, इसके लिए विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूह की हिस्सेदारी की व्यवस्था की गई है। इसीलिए चुनाव में भी जब भी चुनाव होता है तो वहाँ भी जाति संप्रदाय के हिसाब से चुनाव होता है, जहाँ पे ये लगे लोगों को कि हमारा प्रतिनिधि चुन के जा रहा है। इसीलिए एससी कास्ट के लिए भी विधानसभा लोकसभा में सीटें आरक्षित हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए भी सीटें आरक्षित हैं, आपके एंग्लो इंडियन के लिए भी सीटें आरक्षित हैं। ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ पे सीटें क्या हैं, जो जातियाँ या समाज आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके लिए भी सीटें हमारे यहाँ आरक्षित हैं। इस प्रकार अल्पसंख्यक समुदायों को भी सत्ता में उचित भागीदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के भिन्न भिन्न तरीकों को हम इकाई 2 में चर्चा किए हैं या की जाएगी। अगला जो है, विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके हम सत्ता के बंटवारे को एक रूप से निर्धारित कर सकते हैं। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शासन निरंकुश ना हो, सरकार जो है अपने तौर तरीकों से या ज़बरदस्ती कोई ऐसा कानून ना बनाए जो जनता और देश के लिए या राजनीतिक पार्टियों के लिए खराब हो। ऐसे के लिए क्या होता है, जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, लोग होते हैं या जो कह सकते दबाव समूह होते हैं, और सरकार पे दबाव बनाते हैं कि लोक कल्याणकारी नियम बनाए जाएं, काम किए जाएं, जिससे जनता और अन्य लोगों का भला हो। ठीक है ना। लोकतंत्र में सत्ता के दावेदार के चुनाव के लिए जनता के सामने विकल्प होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही चीन की तरह एक ही पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हो और उसी के लोग ही वहाँ में चुनाव में लड़ें, जीतें और सरकार में भागीदारी हो। भारत की तरह बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में लोग स्वतंत्र हैं और अपने हिसाब से लोगों का चुनाव करते हैं। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में मिलता है जो भारत में दिखता है। सत्ता को हासिल करने के लिए यह पार्टियां आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं, यानी चुनाव के समय ये लोग आपस में क्या करती हैं, प्रतिस्पर्धा करती हैं। इनकी प्रतिद्वंद्विता यह सुनिश्चित करती है कि सत्ता एक व्यक्ति या एक समूह के हाथ में ना रहे, उसमें परिवर्तन होता रहे। बिल्कुल सही है। यदि हम पुराने रिकॉर्ड देखें तो ज्ञात होता है कि सत्ता भिन्न भिन्न विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथों में जाती आती रही है। कई बार सत्ता की भागीदारी का यह स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। जब 2 या ज़्यादा पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो सरकार का गठन करती हैं, यह गठबंधन का स्वरूप होता है। भारत में सबसे ज़्यादा देखा गया है ये चीज़ें। लोकतंत्र में हम अनेक हितों और समूहों को भी देखते हैं, जैसे व्यापारी वर्ग, उद्योगपति वर्ग, किसान वर्ग और औद्योगिक कर्मचारी वर्ग। ये भी सरकार पर अपनी समितियों और संघ के माध्यम से दबाव डालते हैं और भागीदारी लेते हैं। ठीक है ना। इकाई 3 में हम राजनीतिक दल, दबाव समूह और राजनीतिक आंदोलनों की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है बच्चों। ठीक है ना। अब इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लेंगे। ठीक।